हाँ नहीं, बाद में किया एक्चुअली। जब मैंने कर लिया ना तो एमफिल हमारे था नहीं उधर ना, फिलहाल शुरू नहीं हुआ था। तो यूनिवर्सिटी उस वक्त एक स्टूडेंट को फ्री एडमिशन, एक एम्प्लॉय को फ्री एडमिशन देती थी जो पूरी यूनिवर्सिटी से अप्लाई करता था, टॉपर होता था। तो मेरी 4/4 थी CGP MSc में ना। तो जब वो आया ना तो वो बंदा बिजी रखना चाहता है, एमफिल था नहीं, तो मैंने अप्लाई कर दिया। तो पता चला जी कि आप ही टॉप पर है ना 4 के साथ, है ना। तो उन्होंने ऑफर दी मुझे, जी आप करना चाहेंगे MBA या कंप्यूटर साइंसेस ना। एक्चुअली मैं MBA में इंटरेस्टेड नहीं था, कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड था। एक और कोलीग था मेरा, उसके भी मेरे बराबर नंबर थे, तो उसको भी नाम था। अब दोनों ने एक में आना था, तो एक दिन बाई चांस ना कॉरिडोर में चलते चलते मेरा ख्याल था वहाँ MCS का उस वक्त ज्यादा क्रेज है, MBA में कौन जाता है। तो मैं वो कहता जी हाँ अरब साहब ले रहे हो एडमिशन, जानता था मुझे। मैंने कहा सर तुसी भी तो मेरे नाल आ गए हो, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਤੇ ਸੀਟ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। मैं कहा मैं तो कंप्यूटर साइंस इंटरेस्टेड, कहना मैं MBA चल जाना। वो MBA में ले लिया मैंने कंप्यूटर साइंस में, मेरी फ्री हुई थी ना वहां से। हाँ मौज हो गई। अभी मेरा टाइम है थोड़ा। हाँ वही मैं कह रहा ना। हाँ ये घड़ी आ गई ये वाली। वो IT के टीचर 2 मिनट लेट हो जाए ना, मैसेज आ रहे होते हैं ऑनलाइन नहीं आए, क्लास नहीं शुरू हुई। मैं जानता हूँ, मेरी मेरी स्टूडेंट भी थी, मेरी कोलीग भी थी, इरम, ये उसका हस्बैंड है मोटू साहब। हाँ स्टैटिस्टिक्स में तो छोड़ दी। नहीं इसमें ना बच्चों को एक्चुअली मैंने ड्यूरिंग लेक्चर्स थोड़ा सा बता दिया कि आप बाकियों से क्यों डिफरेंट है। बाकियों को तो FSC कर रहे हैं, पता ही नहीं अब क्या करना है, BCom कर रहे हैं, पता नहीं इसके बाद क्या करना है। मैं कहा आपको तो पता है आपने क्या करना है, आपका ट्रैक आपको डिफाइन है, पता है आपको। अगर नहीं है तो फिर ये, मैं कहा आपको तो सारा कुछ क्लियर है, आपको तो आपके चले इस वक्त तो मैं कहा थोड़ा सा जरा मसला आ गया, वरना तो आपको तो एग्जाम पता है कि कब आपका एग्जाम होना है, वरना वो बच्चे तो होते हैं अच्छा जी। हाँ मैं क्या आप तो बहुत डिफरेंट हो। और दूसरा मैंने कहा कि उस दिन आ रहा था जी, मैं क्या इसमें ना मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे ना आप गिना करें, आप 7 दिन स्टूडेंट है। मैं कहा यहाँ कॉलेज की रूटीन है, संडे को भी क्लासेस होती हैं, रमजान के बाद भी क्लासेस होती है। मैं कहा ये कभी सुना है किसी कॉलेज में
कि सैरी के बाद क्लास हो रही है, मैं किस कॉलेज में होती रही है, संडे में होती रही है, तो इसका मतलब है कि ये आप डिफरेंट डिग्री कर रहे हो, आप ये समझो ना। वो थोड़ा सा फिर समझ जाते हैं कि वो जो ट्रेडिशनल था ना, छुट्टी आ गई है जी, फलान हो गया फलान हो गया। हाँ 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 हाँ, कोई छुट्टी शुरू नहीं, शुरू में थोड़ा सा लगता है, लेकिन बाद में तो फिर वो रूटीन रूटीन ही बन जाती है। हाँ हाँ, ये ठीक है, ये ठीक। इसमें मुझे स्केल भी अवेलेबल है, ये मैं कोई मूव करके ना, मैं बाजू का जैसे होता है टीचर ने एक एक चीज सॉल्व की है और आपने उसको आगे है, तो फिर आपने अगर उस बोर्ड में तो रब कर दिया, तो मैं तो खैर साइड पर लिख लेता था कि ये पर, इसमें तो बड़ा आसान है, कट करके साथ ही उधर ले गए। तो ये तो बहुत वही ना, कि मूव भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई पीछे आपने कोई कैलकुलेशन लिख ली है, लाइक दिस वन, कट करके आप जहां पर मर्जी उसे उसे शिफ्ट करवा दे, तो ये बड़ा मतलब एक्टिव है, लाइक दिस वन ना, आंसर जो है वो आपको शिफ्ट कर लिया। हाँ हाँ, बजाय इसके कि आप, और इवन जो आपके उधर जो रिवर्सिंग है, यानी कि जो स्टेप आपने जिस स्टेप से लिखे हैं उसको आप अंडू कर दें, एक एक स्टेप फिर लिखेगा वो, जैसे टीचर बच्चे नहीं कहते सर रिपीट कर दें, रिपीट हो गया। हाँ। ये तो नहीं कि आईटी की क्लास को सुन के ये भी बच्चे भाग गए, 7 आए हैं अभी। कैन यू हियर मी? आप जरा थोड़ा सा हाथ के इशारे से मुझे बताएंगे कि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। उसामा, उसामा आपको मेरी आवाज आ रही है? हाथ खड़ा करके बताओ। ओके। निर्मा आपको, कैन यू हियर मी? निर्मा आबिद। ओके, ठीक है, तो मोस्टली आ रही है। अच्छा, आपके पास जो मैंने आपको कल कहा था कि बी रेडी फॉर योर कैलकुलेटर्स, तो क्या आपके पास कैलकुलेटर्स हैं इस वक्त? सबके पास कैलकुलेटर? हाथ खड़ा करके बताएं मुझे। ओके, ठीक है, लोगों के पास पड़ेगी। लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है
बेसिकली तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको सैंपल स्पेस रिक्वायर होती है, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जिसमें या तो पॉसिबल नहीं है सैंपल स्पेस बनाना, या इवन आप सैंपल स्पेस उस एक्सपेरिमेंट की बना ही नहीं सकते। मशीन क्या होती है? मशीन में हम रॉ मटेरियल डालते हैं, मशीन उसको प्रोसेसिंग करती है और हमें आउटपुट जनरेट कर देती है। कल आपके आईटी के टीचर ने आपको फंक्शन पढ़ाया, फंक्शन वो पढ़ा रहे थे कि जी एक फंक्शन है, मैं भी ऐसे ही पीछे बैठा हुआ सुन रहा था। तो एवरेज का फंक्शन है और आप उसको इनपुट करते हो, ये आपके लिए इनपुट है, ये इनपुट है। और एवरेज के फंक्शन में आप उसको इनपुट करते हो, फंक्शन इसकी प्रोसेसिंग करता है, और याद रखें इसका कोई ना कोई फार्मूला होगा, बैकएंड पे कोई ना कोई फार्मूला होगा, और ये बहरहाल आपको जरूरत नहीं है, ये इसके पीछे भी कोड चलता है, दैट्स अ विजुअल बेसिक कोड, लेकिन वो फार्मूला है। एवरेज कंप्यूटर को तो नहीं पता ये VRAG क्या वर्ड लिखा हुआ है, इसकी बैक पर फार्मूला है, फार्मूला आपने नहीं लिखना, कंप्यूटर ने लिखा हुआ है और आपको आउटपुट जनरेट कर देता है। मशीन भी ऐसे ही काम करती है, उसे रॉ मटेरियल दिया जाता है, उस रॉ मटेरियल को प्रोसेसिंग करती है, और प्रोसेसिंग के बाद वो रॉ मटेरियल जो है वो सारे का सारा आप लोग जो है वो यूज कर लेते हो। तो यहां पर भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन बिल्कुल ऐसे ही, जरूरत नहीं है कि आप उसकी सैंपल स्पेस बनाओ, सैंपल स्पेस की जरूरत नहीं है, जस्ट आप स्केच करोगे फार्मूला, प्रोबेबिलिटी फार्मूला, इनपुट के तौर पर आप वेरिएबल दोगे और आउटपुट के तौर पर अब वहां से प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी। अब ये जो प्रोबेबिलिटी फार्मूला है, ये ऐसे सैमल है जैसे बच्चा घर में खिलौना लेकर आता है, उसको ऑपरेट करना हो, उसको चलाना हो, तो उसकी कुछ प्री रिक्विजिट्स होती हैं, यानी कि उसके ऊपर इतने सेल डलने चाहिए, इतनी बैटरी डलनी चाहिए, तो फिर ही ये खिलौना चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो ये जो फार्मूले आपके पास हैं, आपके कोर्स में 4 हैं, जिनमें से फर्स्ट वन बाइनोमियल फार्मूला है, इसकी कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट जो इन प्री रिक्विजिट को पूरा करेगा, तभी हम उसके ऊपर ये फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो लिख दिया गया कंडीशन फॉर यूजिंग द बाइनोमियल। पहली कंडीशन कि वो एक्सपेरिमेंट जिससे आपने प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया हो, n नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया गया हो, यानी कि वो वन टाइम एक्सपेरिमेंट ना हो, उसको रिपीट किया गया हो, पहली कंडीशन। सेकंड, ईच ट्रायल हैज 2 आउटकम्स, यानी कि जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक दफा जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो, उसके सिर्फ और सिर्फ 2 पॉसिबल रिजल्ट्स हैं। कॉइन फ्लिप किया आपने, सिक्का थ्रो किया है, या हेड आएगा या टेल आएगी, ओनली वन आउटकम। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या आपका सही है या गलत है, स्टूडेंट एग्जाम में या पास है या फेल है, 2 ही पॉसिबल आउटकम्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं डाइस थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट्स की, जिसमें आप लूडो का दाना फेंकते हो, तो उसमें तो नहीं है ऐसा कि आप कहें जी उसके 2 ही पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, उसके 6 पॉसिबल रिजल्ट्स हैं। तो बाय फॉर 2 है, दिस 2 स्टैंड फॉर दिस बाय फॉर 2, इसीलिए इसका नाम है बायनोमियल। ऐसे ऐसे आउटकम्स, ऐसे रिजल्ट जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं। तीसरी कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। कल बता दिया था कि सक्सेस किसे कहना है, जिसमें आपकी इंटरेस्ट है। अब टॉस हो रहा है, तो क्या हेड आएगा वो सक्सेस है कि टेल आएगा वो सक्सेस है, इट डिपेंड्स आपने क्या कॉल किया है। मैं अगर फर्ज करें खेल रहा हूं और मैंने टेल कॉल किया, तो मेरे लिए सिक्के पर टेल आना सक्सेस है। कोई आइटम पड़े हुए हैं, उसमें से डिफेक्टिव आइटम तलाश कर रहा हूं, आइटम अगर डिफेक्टिव आएगा तो मेरे लिए सक्सेस है। तो सक्सेस से मुराद यह है कि जिसमें आप इंटरेस्ट शो करते हो। और लास्ट कंडीशन थी दैट ट्रायल्स आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट, यानी कि एक ट्रायल के रिजल्ट का दूसरे ट्रायल के रिजल्ट्स के ऊपर कोई इंपैक्ट ना हो, इसे हम कह देते हैं कि ट्रायल्स जो हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट है। वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सक्सेसेस इन एंड ट्रायल्स, कितनी सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है और उनमें से कितनी दफा आपने एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया है। देन बाइनोमियल फार्मूला आ जाएगा, NCX P पावर X Q पावर N माइनस X, ये आपके पास बाइनोमियल फार्मूला आ जाएगा, जिसको मैंने कहा था एक मशीन बन गई है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की। आप इस मशीन में इस फार्मूले में इनपुट किया करेंगे और आपको इस फार्मूले से आउटपुट जो है वो
जनरेट हो जाया करेगी। तो बाइनोमियल फार्मूला किन कंडीशन पर अप्लाई करना है, आल्दो आपने ये 4 कंडीशन याद रखनी है, ये 4 कंडीशन आपने याद रखनी है, लेकिन आप ऐसा कह लें कि जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप देखा करें क्या सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो फौरन आप समझ जाएंगे कि ये बाइनोमियल फार्मूले से आप लोग कर सकते हो। फिर कोई भी प्रॉब्लम करने के लिए आप उसमें से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लिखा करें। तो ये 3 इंफॉर्मेशन आपने लिखनी है। सबसे पहले डिफाइन किया करें सक्सेस किसे कहना है। सक्सेस उसे कहना होगा जिसकी हमने 2 हेड या 2 टेल या 1 हेड या 3 टेल जैसे भी है, तो वो सक्सेस है। फिर आप नोट किया करेंगे ट्रायल कितने हुए हैं, नोट किया करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है इन सिंगल ट्रायल, सक्सेस का यहां से नोट किया करेंगे। अगर हेड को सक्सेस कह रहे हैं तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का मतलब है कि हेड आने के क्या चांस है, कब, सिंगल ट्रायल में। और क्यू जो है वो अपोजिट टू सक्सेस होगा, क्योंकि दो ही तो कैटेगरी है, एक सक्सेस कैटेगरी है, एक फेलियर कैटेगरी है। पी अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कैटेगरी है तो क्यू जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कैटेगरीज है। एन और पी इसको हम कहते हैं कि ये बाइनोमियल के पैरामीटर है। आप समझ लें बाइनोमियल फार्मूला ऑपरेट करने के लिए आपको 2 सेल चाहिए, एक सेल एन चाहिए, एक सेल पी चाहिए, अगर आप खुलाना है लाइक दिस वन। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने एक एग्जांपल की, ये मैं एक्चुअली ना लेक्चर रिव्यू कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें हमें, तो फिर हम इसे स्टार्ट करें। एक्सपेरिमेंट था इन टॉसिंग ऑफ अ कॉइन 3 टाइम्स, और ये कुछ प्रोबेबिलिटीज पूछी हुई हैं, 2 हेड, 3 हेड, नो हेड, मोर हेड, कुछ इस तरह से। सबसे पहला काम तो आप यही किया करें, x लिख लिया करें, x को आपने लिख लिया नंबर ऑफ हेड्स, ये x, वो 2 की बात की है, 2 की बात की है, तो x नंबर ऑफ हेड्स। कितने ट्रायल हैं जी, 3 है। जरूर ढूंढें हेड की प्रोबेबिलिटी, जो कि हेड को आपने सक्सेस का है। एक दफा अगर कॉइन फ्लिप किया जाए तो हेड आने का क्या चांस है, दैट इज 50%। तो आपने बाइनोमियल के पैरामीटर्स जो हैं वो कंप्लीट करने। उसके बाद लिख लिया करें कि जी इस डेटा सेट में पॉसिबल सक्सेसेस कितनी हो सकती हैं, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा। 3 कॉइन फ्लिप किए जा रहे हैं, हो सकता है किसी भी कॉइन के ऊपर हेड ना आए, तो मैं कहूंगा 0 हेड। हाँ, हो सकता है ना सारी टेल आ गई, किसी पर भी नहीं हेड आया। अगली पॉसिबिलिटी आप कहें जी हो सकता है 3 कॉइन में से एक पर हेड हो, बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी 3 में से 2 पर हो, और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जी तीनों में से तीनों पर। तो सिंपल इज दैट कि बाइनोमियल की जो पॉसिबल कंडीशंस हैं ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स एट n, जितना एंड होगा, जितने ट्रायल होंगे। लाइक एक क्लास है, उसमें से मैंने 10 स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं, और आपसे पूछ रहा हूं कि पॉसिबली उस 10 में बॉय कितने होंगे, हो सकता कोई भी ना हो, तमाम की तमाम गर्ल्स ही सिलेक्ट हो, तो आप कहेंगे जी कम से कम बॉयज की तादाद 0 हो सकती है। मैथ्स में नहीं है तो उसका मतलब 0। फिर अगली पॉसिबिलिटी आपने कहना जी 1 बॉय हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, और मैं पूछूं 10 बॉय, 10 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए, मैक्सिमम कितने बॉयज हो सकते हैं, तो n, जितने टोटल है ना 10। तो इस तरह से आप इस चीज को जो है वो मेंशन कर लिया करेंगे, और देन अब आप प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे। किसकी प्रोबेबिलिटी, अब इसका रोल आएगा कि जी ये हमने 4 लिखी हुई हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी, लेकिन हमारी इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ 2 हेड्स पर है, सिर्फ और सिर्फ, यानी कि हमारी इंटरेस्ट सिर्फ इस पर है। इसको मार्क कर लिया करें, और उसके बाद जो आपको प्रोबेबिलिटी फार्मूला लिखाया गया है NCX P पावर X एंड Q पावर N माइनस X, उसमें वैल्यूज प्लेस कर दें। N की वैल्यू 3 है, X की वैल्यू 2 है, 0.5 जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, उसकी पावर 2, और n माइनस एक्स, n 3 है, और माइनस एक्स जो है वो 1 आ जाएगा। एंड देन इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 0.375 बनता है। ठीक है जी, तो फार्मूले में, और ये मैंने कल आपको कॉम्बिनेशन वाला जो था वो भी एक्सप्लेन कर दिया था कि ये अगर आप शिफ्ट ऐसे अगर लिखना चाहें 3 लिख लें, फिर शिफ्ट और प्लस डिवीजन सिंबल, क्योंकि ये सेकंड फंक्शन में, इसे प्रेस करेंगे ना तो वो सी लिख देगा ऐसे। ठीक है, और उसके बाद आप 2 लिखने के बाद एग्जीक्यूट कर देंगे तो ये 3C2 जो है, कल मैंने वैसे मैन्युअली भी इसको सॉल्व किया था,
लेकिन बहाल इसकी कैलकुलेशन आप कर लेंगे। तो कॉम्बिनेशन जो है वो शिफ्ट और डिवीजन में अवेलेबल है, और शिफ्ट और डिवीजन को अगर आप यूज करेंगे तो वो कॉम्बिनेशन सी लिख देगा। पहले 3 लिख लें, फिर सी लिख लें, फिर 2 लिख लें, जिस तरह से ये लिखा 3C2 जैसे मैं पढ़ रहा हूं, तो ये आप यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट करें। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट था एटलीस्ट 2 हेड्स। पहले तो इसे ट्रांसलेट करें, कम अज कम 2 हेड जरूर होंगे। हेड्स की तादाद 2 या और 2 से ज्यादा मार्क कर लिया। और चूंकि अंडरस्टूड है कि 2 हेड और 3 हेड, तो मैंने पहले 2 हेड की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है इसी फार्मूले में x को 2 रख के, और फिर मैंने 2 हेड की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है इसी फार्मूले में x को 3 पुट करके। ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा कि आपको एक दफा 2 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी, एक दफा 3 की, और हो सकता है अगली किसी एग्जांपल में आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी पड़े, 6 दफा वो फार्मूले से कैलकुलेशन करनी पड़े। तो रूल तो वही है, लेकिन आपके पास जो कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं उसमें ये थोड़ी सी उन्होंने एक फैसिलिटी दी हुई है, हम उस फैसिलिटी को यूज करेंगे। तो पहले तो जो कल भी मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि n जो है हमारे पास n जो है वो 3 है, p दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो 0.5। ठीक है ना, यही हमारे लिए काफी है। और हमने प्रोबेबिलिटी पहले कैलकुलेट करनी है p x इज इक्वल टू 2 एंड प्लस p when x is equal to 3 successes। अगर हम इस ऑप्शन को, और फर्ज करें आप कह रहे हैं जी मेरे पास तो कैलकुलेटर में ये अलग-अलग ही करना पड़ेगा, तो फिर तो आपको ये कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। 3C2 मल्टीप्लाई विद 0.5 पावर 2 मल्टीप्लाई विद 0.5 पावर 3 माइनस 2। मैंने फार्मूले में x की जगह जहां जहां x आ रहा था वहां 2 प्लेस कर दिया, एंड प्लस 3C3 0.5 पावर 3 0.5 पावर 3 माइनस 3। इन दोनों को अलग-अलग सॉल्व करें, और अलग-अलग सॉल्व करके आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लें। अब इसका एक अल्टरनेटिव ये था कि बजाय इसके कि हम इसे सॉल्व करें अल्टरनेटिव के तौर पे, कि बजाय इसके कि हम इसे अलग-अलग सॉल्व करें, मैं पहले एक्सप्रेशन लिख दूं, समझा दूं, फिर मैं आपको कैलकुलेटर पर भी बताऊंगा कि कैसे किया जा सकता है। और या आपने ये ऑप्शन डायरेक्टली कैलकुलेटर से करनी, तो क्या आपने करना है, चूंकि हमने समेशन करनी है किसकी, बाकी तो शायद कोई चीज चेंज नहीं करनी फार्मूले में, लेकिन x को चेंज करना है। कभी x 2 कर देना, फिर एक दफा x को 2 भी रखना, 3 भी रखना है। अच्छा, जिस चीज को चेंज करना हो तो फिर फार्मूला बन जाएगा आपके पास 3C, और यहां आप x लिखेंगे। मैं बिल्कुल कैलकुलेटर से x भी लिखा जा सकता है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। 3CX, चूंकि 3 तो आपने कहीं चेंज नहीं होना, ये देखें ये 3 ने कहीं चेंज नहीं होना, सिंपल जिसने चेंज होना, आपने कहना एक दफा x ने 2 आना है, एक दफा 3 आना, बस x की जगह x लिखते हैं आप, मल्टीप्लाई 0.5 एंड पावर x मल्टीप्लाई 0.5 पावर 3 माइनस x। ठीक, और यहां पर अब आप लिखेंगे कि x को पहले 2 समझे और फिर 2 से लेके 3 तक। अगर यहां मैं 6 लिख देता तो इससे मुराद मैंने लेनी थी कि पहले x को 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस तरह से। लेकिन बहरहाल क्योंकि मेरे पास सच ये 3 है, तो मैं कहूंगा यहाँ x को 2 एंड देन x को 3 समझे, और इसके बाद अगर आप कैलकुलेटर की मदद से करेंगे
तो उसने कैलकुलेटर ने क्या करना है, पहले उसने जहां जहां उसे एक्स नजर आएगा, जहां पर भी उसे एक्स नजर आएगा, वो एक्स को एक्चुअली 2 की बजाय जहां जहां एक्स लिखा हुआ होगा वो उस एक्स को वहां पर पुट करने के बाद उसकी वैल्यू जो है वो डिटरमिन किया करेगा। यहां पर उसने पहले 2 कर देना है, जो भी एक्स यहां रखा हुआ होगा उसने एक्स को यहां से हटा के यहां पर वो एक्चुअली 2 कर देगा, और 2 करने के बाद वो वैल्यू यहां पर सॉल्व करेगा। फिर जहां पर एक्स और लिखा हुआ है वो एक्स वहां से लेगा, वो एक्स यहां से हटा के यहां पर एक्स की वैल्यू जो है वो भी 2 प्लेस कर देगा। यानी कि जहां जहां उसको डेटा में एक्स मिलेगा वो एक्स की वैल्यूज को प्लेस करते हुए वहां 2 रख देगा, ठीक, और सारी कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेगा। अब नोट करें ये वही कैलकुलेशन होगी जो यहां तक मैंने की मैनुअली। उसके बाद फिर वो 3 पुट करेगा, जहां जहां एक्स उसे 3 मिलेगा वो यहां 3 पुट करेगा, 3 पुट करेगा, और पिछली कैलकुलेशन में उसे क्या कर देगा, सम अप कर देगा, और देन उसकी वैल्यूज जो हैं वो सारी की सारी जो है वो कैलकुलेट होके जो है वो आपको उसका ट्रू आंसर देते हैं। अब ये कैलकुलेटर पे किस तरह से ये कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेटर पे कैसे ये कैलकुलेशन को परफॉर्म करना है, ये अब हम देखते हैं कि ये कैलकुलेशन आपने कैलकुलेटर्स पे किस तरह से परफॉर्म करना। ठीक है, आप अपने कैलकुलेटर्स पिक करेंगे और मैं एक दो दफा रिपीट करूंगा, आप उसकी टेक केयर करोगे, कोई स्टेप मिस हो जाए आपसे तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा उसको जो है वो रिपीट करूंगा। अच्छा जी, कैलकुलेटर्स को आपने ऑन कर लेना है और कैलकुलेटर को आपने मैथ मोड में लेके जाना है। अगर आप नोट करें तो जो आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन बनी हुई होगी, जो आपके कैलकुलेटर की एक्चुअली स्क्रीन बनी हुई है, उस स्क्रीन को अगर आप नोट करेंगे तो देन अगर आप गौर करें तो यहां पर छोटा सा ना मैथ का वर्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि ये आपके पास कैलकुलेटर जो है वो मैथ मोड में होना चाहिए। अच्छा जी, अगर नहीं है तो क्या करेंगे, आप मोड का बटन प्रेस करेंगे, मोड, और उसके बाद 1 नंबर ऑप्शन में लिखा गया कॉम, कॉम, एक्चुअली ये कंप्यूटेशन से है, कंप्यूटेशन कैलकुलेशन से है। तो अगर तो आपका कैलकुलेटर मैथ मोड में नहीं है, कंप्यूटेशनल मोड में नहीं है, तो मोड का बटन अवेलेबल है आपके पास कैलकुलेटर पे, मोड का बटन प्रेस करें और 1 नंबर ऑप्शन है वो है कॉम्प, COMP, कंप्यूटेशन। अगर आप उसे 1 करेंगे तो देन ये आपका कैलकुलेटर जो है आप नोट करेंगे कि ये मैथ मोड में आपके पास जो है वो चला जाएगा। तो देन आपका कैलकुलेटर जो है वो अब मैथ मोड में आ गया। ठीक है जी, अच्छा जी, मैथ मोड में कैलकुलेटर आपका आ गया है। अब आपने स्क्रीन पे ये चीज लेकर आनी है, समेशन, और ये जो समेशन है ये एक्चुअली आपके पास अवेलेबल है अगर आप शिफ्ट बटन प्रेस करें। जब मैं प्लस लिखता हूं ना तो इसका मतलब है कि शिफ्ट बटन प्रेस कर लिया है, तो लाजमी लाजमी नहीं है कि आपने जी, जैसे वो कंप्यूटर में होता है ना साइमल्टेनियसली आपने करना होता है, तो साइमल्टेनियसली जरूरत नहीं है। बस शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद ये जो आपके कैलकुलेटर पे ऑन का बटन है उसके नीचे एक्चुअली ये लॉग ऐसे करके लिखा हुआ है, ऊपर की की में ये लॉग लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी शिफ्ट की में देखेंगे तो आपको ये समेशन ऐसे करके नजर आएगी। तो आपने क्या करना है, शिफ्ट और ऑन का जो बटन है उसके एग्जैक्टली जो नीचे बटन आ रहा है जिसके ऊपर तो लिखा गया है लॉग, कुछ ऐसे करके आपको नजर आ रहा होगा, इसके एक्चुअली शिफ्ट में ये सम का फंक्शन अवेलेबल है। और जैसे ही आप इसे प्रेस करोगे तो उस वक्त एक्स लगा हुआ नजर आएगा और एक आपको बॉक्स मिल रहा होगा, एक बॉक्स ऊपर मिल रहा होगा, पैरेंथेसिस लगी हुई होंगी ऑटोमेटिकली, और एक बॉक्स उसके अंदर होगा और कर्सर यहां ब्लिंक कर रही होगी ऐसे कर।
ठीक है, ये सिचुएशन होगी। यानी कि आप पहले उसे अपने कैलकुलेटर्स को मैथ मोड में कर लेंगे। मैथ मोड में कैसे? मोड 1, तो ये मैथ मोड में चला जाएगा। और कैसे पता चलेगा? आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो थोड़ा सा आपको जो है वो नजर आएगा कि ये मैथ मोड में जो है वो आपके पास चल रहा है। ठीक है जी, तो ये आपके पास मैथ मोड में ये सारी की सारी जो कैलकुलेशंस हैं ये आपके पास मैथ मोड में चली जाएगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद अब आपने जो लिखना है वो इस पैरेंथेसिस के अंदर ही लिखना है। यानी कि जो बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर कर्सर ब्लिंक कर रही है, आप लिखते जाएंगे ना, ये बॉक्स खुद ही एक्सटेंड होता जाएगा और पैरेंथेसिस खुद ही आगे चलते जाएंगे। तो अब आपने बिल्कुल वो जो आप अगर फंक्शन वगैरह पढ़ रहे हैं एक्सेल में तो आपको पता ना, ओपनिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो इसने भी बिल्कुल उसी तरह से ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो ये काम करना है आपके लिए, ओपनिंग पैरेंथेसिस और क्लोजिंग पैरेंथेसिस का। ठीक है, मैं जरा दूर करके लगा लेता हूँ। अच्छा जी, अब आपने जो फार्मूला लिखना है मैं दोबारा एक दफा लिख लेता हूँ, 3c। अब x को चूंकि आपने चेंज करना है 2 और 3, मैंने x लिखना है। अच्छा जी, अब हमने इसको लिखना है, तो चूंकि लिखना है 3 कॉम्बिनेशन शिफ्ट प्लस डिवीजन सिंबल। अगर आप लिखेंगे तो उसको वो सी लिख देगा। शिफ्ट प्लस डिवीजन सिंबल अगर आप लिखेंगे तो वो सी लिख देगा। अच्छा जी, अब बात आ गई कि एक्स कैसे लिखना है। एक्स कैसे हमने कैलकुलेटर्स के ऊपर जो है वो लिखना है, लिखा जा सकता है कैलकुलेटर्स के ऊपर भी आप एक्स जो है वो लिख सकते हैं। नोट करें जरा कि जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है आपके पास, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, उसके ऊपर रेड कलर से एक्स लिखा हुआ है। एक ना ओपनिंग पैरेंथेसिस है, एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस। इसके ऊपर अगर आप नोट करें तो एक्स लिखा हुआ है, लेकिन लिखा वो रेड कलर से है। अगर तो वो येलो कलर से लिखा होता तो येलो कलर से तो फिर वो शिफ्ट से चलना था। अब ये लिखा हुआ रेड कलर से, और शिफ्ट के साथ एक और की अवेलेबल है जिसके ऊपर लिखा हुआ है अल्फा। ऊपर देखें, शिफ्ट की, यहां पर शिफ्ट की है ये वाली, और इसके साथ ही एक की है उसके ऊपर लिखा हुआ है अल्फा। ये किस कलर में लिखा हुआ है? रेड कलर से। और हमारे पास जो एक्स है वो भी रेड कलर में है। इसका मतलब है कि एक्स लिखने के लिए अब आपको क्या करना है? अल्फा, ये लिखना नहीं है, ये की का नाम है, अल्फा एंड प्लस क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगाएंगे तो वो यहां एक्स लिख देगा। क्लोजिंग पैरेंथेसिस अगर आप लिखेंगे तो 3 शिफ्ट डिवीजन वो सी लिख देगा। अल्फा और क्लोजिंग पैरेंथेसिस अगर आप लिखोगे तो वो आपके लिए वर्ड लिखेगा, वो आपके लिए एक्स का वर्ड जो है वो यहां पर जो है वो प्लेस कर देगा। मैं एक दफा आपको ये सारा कर दूं, फिर मैं दोबारा से आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा कि कोई आपको इशू तो नहीं आ रहा, और फिर रिपीट भी करूंगा। 3cx और कर्सर जो है वो नेक्स्ट यहां ब्लिंक कर रही होगी, कर्सर यहां पर आपके पास जो है वो ब्लिंक कर रही होगी। ठीक, अच्छा जी, अब आपने लिखना है 0.5 की पावर 3 माइनस एक्स। यहां पर आप मिस्टेक करते हो, आप ना यहां सिंबल नहीं डालते, यहां जरूर मल्टीप्लीकेशन सिंबल आपने यूज करना है, मल्टीप्लीकेशन सिंबल, और फिर लिखना है 0.5, और आपके पास ये पावर बटन अवेलेबल है। 0.5 लिखने के बाद मल्टीप्लाई साइन करेंगे, 0.5 के बाद अगर ये वाला आप बटन प्रेस करोगे, ये वाला पावर बटन, तो कर्सर आपकी मूव करके पावर में खुद ब खुद चली जाएगी। यहां पर आप जो है वो एक्स लिख दें।
कर्सर स्टिल पावर में रहेगी। कर्सर को आपने अब बेस पर लेकर आना है, यानी कि यहां पर लेकर आना है। तो क्या करेंगे, वो जो आपके पास 4 डायरेक्शनल एरो कीज हैं, तो उसमें से आप राइट एरो की को, राइट साइड एरो की को प्रेस करेंगे तो जो कर्सर है वो एक्चुअली बेस पर आ जाएगा। ठीक है जी। और देन आप उस पे ऊपर मल्टीप्लिकेशन सिंबल जो है वो लिख देंगे, बेस पर आ जाएगी। और आप इसके ऊपर जो है वो अगेन मल्टीप्लिकेशन सिंबल जो है वो आप लोग अरेंज करके एंड देन आप उसको मेंशन करेंगे। एक मिनट जी, मैं इसको दोबारा से एक्चुअली थोड़ा सा इसको इनिशिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम एक्चुअली ये वाला जो है वो परफॉर्म कर रहे थे शिफ्ट के साथ कुछ ऐसे। ठीक, ये हम यहाँ पर पहुंच गए। की को आपने नेक्स्ट लेके जाना है, की आगे आ जाएगी और यहाँ पर फिर मल्टीप्लिकेशन सिंबल लिखने के बाद आप प्रेस कर दोगे, मल्टीप्लिकेशन सिंबल लिखने के बाद आप प्रेस कर दोगे 0.5, अगेन पावर में लेके जाएं और वहां लिख दें 3 माइनस, और x लिखना हो अगेन ये वाली की अल्फा प्लस सिंबल x ढूंढेंगे तो वहां पर वो x लिख देगा। हाँ जी, करें इसको कंप्लीट। और इसके अलावा कोई और हरकत नहीं करनी, वरना आपकी की इधर उधर हो जानी है और आपने फिर देखते रहना है कि ये क्या हो गया। बस जो मैं कहूंगा उस वक्त आपने इस पोजीशन पे ले आना है। तो ये एक्सप्रेशन आपने सारी की सारी एक्सप्रेशंस लिख देनी है। क्लियर? पैरेंथेसिस आप खुद नोट कर रहे हैं कि जैसे ही आप लिखते जा रहे थे तो ये पैरेंथेसिस साथ साथ खुद ही एक्सपैंड हो रही थी। रिमेंबर, पैरेंथेसिस के अंदर ही ये सारी स्टेटमेंट आनी है। अगर पैरेंथेसिस के बाहर की में आपने कुछ लिख दिया तो वो ऑपरेट नहीं होगा। अच्छा जी, जब ये यहां कंप्लीट हो जाए तो जो की इस वक्त अपीयर हो रही होगी वो यहां पर होगी। अगर आप उसको राइट एरो करेंगे तो वो की यहां पर आ जाएगी, और एक दफा और राइट एरो करेंगे तो की जो है वो इस बॉक्स के अंदर चले जाएगी, यहां ब्लिंक होगी। समझ आ रही है? एक दफा राइट एरो करेंगे तो की यहां से यहां आ जाएगी, और जैसे ही ये आप दोबारा राइट एरो करोगे तो वो पैरेंथेसिस के बाहर जाने का मतलब ये होगा, वो समझ जाएगा कि सारा कुछ कंप्लीट हो गया, अब यहां पर है। तो यहां पर आप लिख देंगे 2, जो कि की इस बॉक्स के अंदर होगी। एंड देन अब आपने की को अगर आप अप एरो करोगे तो की ऊपर वाले बॉक्स में चली जाएगी। अप एरो करोगे तो की जो है वो ऊपर वाले बॉक्स में आ जाएगी, ये वाली। और अगर फर्ज करें आपने कोई सीक्वेंस में गलत कर लिया है तो आप क्या करें, आप नोट करें कि अगर आप राइट एरो करते जा रहे हैं ना तो की कहीं कभी कहीं चल जाती है, कभी कहीं चल जाती है, लेकिन कभी ना कभी वो इस बॉक्स में आ जरूर जाएगी। ठीक है ना? तो एक दो दफा अटेम्प्ट करेंगे तो इस बॉक्स में आ जाएगी। तो ये पोजीशन आपके पूरी स्क्रीन पर इस वक्त अपीयर हो रही होगी। ठीक हो गया? फार्मूला मैंने लिख दिया। अब मैं उस कैलकुलेटर को ये कहूंगा, इस कैलकुलेटर को अब ये कहूंगा कि ये जो सारी कैलकुलेशन मैंने लिखी हुई है इसे कैलकुलेट करो।
इसे कैलकुलेट करो। ठीक, अब जरा नोट करें, शिफ्ट, शिफ्ट के नीचे एक बटन है, बिल्कुल शिफ्ट लेफ्ट मोस्ट बटन शिफ्ट है, और एग्जैक्टली शिफ्ट के नीचे एक और बटन आ रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ CALC, एक्चुअली वो कैलकुलेट लिखा हुआ है। तो आप ये डायरेक्ट चलना है, आप कैल्क बटन प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे एक्स इज क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। वो कह रहा है जी कि क्या करना है, किसे कैलकुलेट करना है। तो मैं उसे कह रहा हूं कि हाँ भाई ठीक है, एक्स की वैल्यू रख रख के कैलकुलेट करो। तो वो कहेगा ओके मुझे पता है, एक्स की वैल्यू पहले मैं 2 रखूंगा, जो आंसर आएगा उसे सम करूंगा, फिर आंसर में एक्स की वैल्यू 3 रखूंगा और सम करके आपको स्क्रीन पे इसका आंसर दे दूंगा। जब ये सिचुएशन आ जाए तो फिर आपने इक्वल का बटन, ज्यादा ना जैसे कंप्यूटर में एंटर का बटन होता है, तो यहां हमारे लिए इक्वल का बटन है, तो इक्वल का बटन जो है वो आप लोग प्रेस करेंगे तो देन वो आपको इसका जो आंसर है वो प्रोवाइड कर देगा। 3CX, और x आपने लिख सकते हैं, देन मल्टीप्लाई 0.5 पावर x आ जाएगा, देन मल्टीप्लाई 0.5 पावर 3 माइनस x लिख दें, और जब ये एक्सप्रेशन सारी कंप्लीट हो जाए तो फिर 2 एंड देन राइट एरो करेंगे तो 3। जब ये कंप्लीट हो जाए, यानी कि ये सारी आपके पास हो जाए, तो फिर आप उसको कैलकुलेट करवा के और इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे तो आपको वो आंसर दे देगा, दैट इज 1/2। तो ये 1/2 जो आंसर आ रहा है एक्चुअली, अगर आप अपनी जो मैंने मैनुअल कैलकुलेशन हमने परफॉर्म की हुई है, मैनुअल कैलकुलेशन, तो देखें हमने भी मैनुअल कैलकुलेशन में ये जो आंसर है ये मैंने उसी एक्सप्रेशंस को फॉलो किया है। मैंने बिल्कुल जो कैलकुलेटर पर आपने लिखना है ना, जो कैलकुलेटर पर आपने एज इट इज लिखनी चीज, वही मैंने यहां पर जो है वो मेंशन की हुई है। मल्टीप्ली, हाँ, इस स्लाइड्स में आप समझ लें कि वो पैरेंथेसिस नहीं है, लेकिन आप कैलकुलेटर की स्क्रीन पे देखेंगे ना तो बिल्कुल ये सिचुएशन आपके कैलकुलेटर पर अपीयर हो रही है। जी शाबाश। अब आपने क्या करना है, जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हुए हैं, एक दफा आपने खुद अपने तौर पर इसे अटेम्प्ट करना और करें और मुझसे पूछें कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। चलें शाबाश, अपने अपने अब कैलकुलेटर्स पे आप समझ लें कि आपको मैंने कहा कि ये एक्सप्रेशन एज इट इज आपने अपने कैलकुलेटर्स पे टाइप करना एज इट इज। करें शाबाश, सब करें और बताएं मुझे कि आपने क्या कर लिया। जो जो करता जाएगा वो हैंड रेस करेगा कि यस हमने एग्जैक्ट ये एक्सप्रेशन जो है वो टाइप कर दी है। शाबाश, आपके पास 1 मिनट है।
जी इरफान, आपसे टाइप हो गया ये? जी सर। ओके, यानी कि अब आपको आइडिया हो गया कि कैसे करना। ठीक है, ठीक है। जी सर। जी आपसे हो गया टाइप ये, नाहिल? जी सर हो गया। हो गया टाइप। ओके, अच्छा बाकी लोग जो हैं क्यों टाइप नहीं कर पा रहे हैं? यावर आपने नहीं टाइप किया अभी तक? आपसे नहीं हुआ यावर? 728, आई थिंक ही इज नॉट देयर। मुबशर आपने? मुबशर, कैन यू हियर मी? सर ट्राई कर रहा हूँ सर, आंसर गलत आ रहा है। आंसर गलत आ रहा है? अच्छा इस तरह से है कि अपना जरा वो जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें चेक कीजिएगा कि क्या मेरी कुछ छोटी सी अभी एक वीडियो आई है। यस सर, करते हैं। उसको चेक करो। मैंने अभी एक कैलकुलेटर पे छोटी सी एक अभी अभी एक थोड़ी सी वीडियो बना के मैंने वहां अपलोड की हुई है, देखें वो आ गई आपको? सर नहीं आई वीडियो। मेरे आई गया यार। मैं अपने इधर देख रहा हूँ, उस ग्रुप में है, अवेलेबल है। वो एक कैलकुलेटर सा बना हुआ है। क्यों भी बाकी लोग बताएं, आई है वीडियो? हाँ जी, आई है वीडियो आपके ग्रुप में? नहीं आई। नहीं नो सर। नो। अभी शायद ये नहीं आई। अच्छा ओके फाइन, ये अभी महल अपलोड हो रही है। ये जो थोड़ी सी वो हैवी है। नो सर। हाँ, नो। अच्छा ये अपलोड हो रही है ये। बाकी लोगों ने आई थिंक सो कि अभी तक इसको नहीं किया। मैं इसके स्टेप जो हैं वो फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि एग्जैक्ट ये एक्सप्रेशन आपने लिखनी है। एग्जैक्ट ये एक्सप्रेशन जो है वो आपने यहां पर मेंशन करनी है। तो इस एक्सप्रेशन के लिए जो आपको कैलकुलेटर्स में रिक्वायर है कि आप अपने ऑप्शंस के तहत एक तो मोड बटन प्रेस करेंगे और फिर 1 का बटन प्रेस करेंगे। तो ये जरूरी है। हो सकता है कि आपका कैलकुलेटर मैथ मोड में ना आए,
कैसे पता चलेगा? यहाँ पर छोटा सा वर्ड जो मैथ का है ना वो लिखा हुआ आ जाएगा। इससे मुराद ये होगी कि आपके पास जो कैलकुलेटर है वो एक्चुअली वो मैथ मोड में जो है वो चले गया, मैथ मोड में वो कैलकुलेटर जो है वो चले गया। इसके बाद आपने जो बटन प्रेस करना है शिफ्ट, और उसके बाद जो ओरिजिनल बटन है ये अगर आप प्रेस करेंगे तो टेक्निकली इसकी शिफ्ट बटन वाला ऑन हो जाएगा, जिसका ये वाला बटन ऑन हो जाएगा। कुछ इस तरह से ये आपके पास बटन आ जाएगा और यहाँ कर्सर होगी। ये ऑप्शन आएगी अगर आप शिफ्ट शिफ्ट और ये वाला बटन जो है वो प्रेस करते हैं। जब आपके पास ये ऑप्शन आ जाती है कुछ इस तरह से और फिर कुछ ऐसे, और देन देयर इज अ पैरेंथेसिस, आप वर्ड लिखेंगे 3। अब कॉम्बिनेशन वर्ड लिखना है, सी का वर्ड लिखना है। जो सी का वर्ड है यानी कि जो कॉम्बिनेशन का वर्ड है, सी का वर्ड है, वो बेसिकली आपके पास अवेलेबल है कि जब आप ये यूज करते हैं शिफ्ट और प्लस डिवीजन सिंबल। तो ये जो सिंबल है ये अगर आप यूज करोगे तो एक्चुअली ये सी आपको स्क्रीन पर प्रिंट करके देगा। सी शिफ्ट डिवीजन ये आपको स्क्रीन पे जो है वो एक्चुअली सी प्रिंट कर देगा। इसके बाद आपने यहां पर लिखना है एक्स, और एक्स लिखने के लिए अल्फा की का नाम है जो कि शिफ्ट के साथ देखें रेड कलर में आ रही होगी उसकी राइट साइड पे, और प्लस क्लोजिंग पैरेंथेसिस, इसलिए कि इसके ऊपर एक्स रेड कलर में लिखा हुआ है। ये अगर आप प्रेस करते हो तो एक्चुअली आप स्क्रीन के ऊपर एक्स एक्स आप लोग जो है वो प्रेस कर रहे होते हैं। देन मल्टीप्लीकेशन सिंबल 0.5, कर्सर को पावर में लेके जाना है। ये वाली की आपके पास कैलकुलेटर्स पर अवेलेबल होगी। जैसे ही आप इस की को प्रेस करेंगे कर्सर पावर में चले जाएगी, वहां एक्स लिखने, और एक्स लिखने के लिए फिर वही अल्फा और क्लोजिंग ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दें 0.5, फिर कर्सर को पावर में ले जाएं, कर्सर फिर यहां चली जाएगी 3 माइनस एक्स। कर्सर ये एक्चुअली यहां ब्लिंक कर रही होगी। एक दफा राइट एरो करेंगे कर्सर यहां आ जाएगी, एक दफा आप और राइट एरो करेंगे कर्सर बाहर निकलेगी इस पैरेंथेसिस से और निकल के इस बॉक्स में आ जाएगी, इस बॉक्स में, वहां पर 2 लिख दें। कर्सर को एक दफा फिर राइट एरो करें, कर्सर ऊपर चले जाएगी और इस बॉक्स में आ जाएगी। ये जब पूरी एक्सप्रेशन आपके पास कंप्लीट हो जाए, अब आपने कैलकुलेटर को कहना है कि इसे कैलकुलेट कर दे। शिफ्ट के नीचे एक बटन है कैल्क का, बिल्कुल शिफ्ट के नीचे है, इसको प्रेस करेंगे तो आपको वो ये वाला देगा कि जी एक्स के लिए सॉल्व कर कैलकुलेट कराना है। इसके बाद आप इक्वल टू का सिंबल अगर आप प्रेस कर देते हो तो ये आपके लिए सारी की सारी जो कैलकुलेशन है वो एक्चुअली ये परफॉर्म करके और आपको ये इसका जो ट्रू आंसर्स है वो प्रोवाइड कर देगा। करें इसको एक दफा अटेम्प्ट। करे करे शाबाश, मुझे बताएं क्या मसला क्या आपको आ रहा है।
इरफान देखें, आपके ग्रुप में छोटी सी एक वीडियो आई है। सर वो अभी ना आई नहीं है, मेरे ख्याल से अभी सेंड नहीं हुई इधर से सर। जब आपने सेंड की है ना तो अभी तक सेंड नहीं हुई हमारे पास। पता नहीं, मेरे पास तो ये बच्चे आ रही है। मैंने भी आपका ग्रुप खोला हुआ है, तो मेरे पास सर ये सेंड हो गई है सर, चेक करें एक मरतबा सर। चले। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो फिर मैं दोबारा इसको सेंड कर देता हूँ। तो छोटी सी वीडियो है, अदरवाइज मैं घर जाके भी इसको दोबारा प्रॉपर वे से वॉइस के साथ बना लूंगा ताकि आपको ये इशू ना आए, ठीक है ना। तो फॉर द टाइम बीइंग अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप ये समझ लें कि ओके जी, हमें बाद में थोड़ा सर भेज देंगे तो हम उसको देख लेंगे, तो हमें वो आइडिया हो जाएगा। तो फॉर द टाइम बीइंग जो है मैं यही समझ रहा हूँ कि आप इस वीडियो को जो है वो कर पाएंगे, ठीक है ना। तो वो फिर मैं दोबारा से इसको सेंड करके एंड देन जो है वो भेज देता हूँ। पर्पस क्या है? हमारा बहुत सारा कैलकुलेशन टाइम बच जाए, बजाय इसके कि हम अलग-अलग से 2 के लिए सॉल्व करें फिर 3 के लिए सॉल्व करें। तो ये एक्सप्रेशन आपको हेल्पफुल होगी कि हम दोनों एक्सप्रेशन को सेम टाइम सॉल्व करके एंड देन उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। मैं एक दफा फिर वीडियो इसको प्रॉपर वे से बना के तो मैं आपको जो है वो सेंड कर देता हूँ। अच्छा जी, थर्ड वन है नो हेड। एक्स को हमने लिखा हुआ है नंबर ऑफ हेड्स। ये 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं। कौन सी ऐसी वैल्यू है, इसका मतलब तो होगा 1 हेड, इसका मतलब होगा 2 हेड, इसका मतलब होगा 3 हेड, और इसका क्या मतलब है? यस, इसके मीनिंग है नो हेड। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब अगर आप x की वैल्यू 0 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, यहां 0 से मुराद है 0 हेड और 0 हेड से मुराद है नो हेड। तो यहां से आप इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने x की जगह क्या प्लेस कर दिया? 0 एंड देन इट्स प्रोबेबिलिटी। क्योंकि सिर्फ एक ही पॉइंट है तो कोई प्लस प्लस नहीं करना, ये 2 पॉइंट जरूर थे, तो इसमें आपको 2 की प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट करनी थी और 3 की भी। नेक्स्ट वन है मोर हेड्स देन टेल्स। हेड्स की तादाद टेल्स की तादाद से ज्यादा होनी चाहिए। देखिए, अगर आप 3 कॉइन फ्लिप करते हैं तो अगर 2 कॉइन्स पर ऊपर हेड आता है और तीसरे कॉइन के ऊपर टेल आती है, तो तभी आप कहेंगे जी हेड्स की तादाद टेल्स की तादाद से ज्यादा है, क्योंकि हेड 2 है टेल 1 है। और अगर तीनों हेड आ जाएं तो हेड की तादाद 3 है, टेल की तादाद 0 है, तो हेड की तादाद टेल की तादाद से ज्यादा है, ठीक। एक्स को हमने लिखा हुआ है हेड्स। हेड अगर 2 होंगे तो टेल फिर 1 होगी, क्योंकि 3 है, तो हेड्स की तादाद टेल से ज्यादा है। हेड अगर 3 होंगे तो टेल की तादाद 0 होगी, हेड की तादाद ज्यादा है, टेल्स की तादाद कम है। लेकिन अगर हेड 1 होगा तो टेल की तादाद 2 होगी। तो ये तो नहीं आप कहेंगे कि चूंकि 3 कॉइन है 1 हेड है तो फिर 2 टेल ही होंगी ना, कि 3 कॉइन फ्लिप हुए हैं, अगर एक के ऊपर हेड है तो अंडरस्टूड है बाकी 2 के ऊपर टेल ही तो है। तो ये तो ठीक नहीं है। मैंने तो कहा था कि क्या चांस है कि 3 कॉइन फ्लिप किए हैं, किसी पर हेड होगा किसी पर टेल होगा, लेकिन मैंने आपसे पूछा हुआ है कि हेड्स की तादाद टेल्स की तादाद से ज्यादा है। तो आप अगेन वही प्रॉब्लम आएगा, आप कहेंगे या 2 हेड आ जाए तो फिर भी हम यही कहेंगे हेड की तादाद टेल की तादाद से ज्यादा है, तो या आपके पास जो है वो 3 हेड आ जाए तब भी हम कहेंगे हेड्स की तादाद टेल की तादाद से ज्यादा है। तो अगेन वही प्रोबेबिलिटी जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है एंड देन उसकी वैल्यू जो है वो डिटरमिन करके आपने जो है वो फाइंड आउट कर देनी। तो उसी की वैल्यू आपने अगेन डिटरमिन करके और उसकी वैल्यू जो है वो आपने डिटरमिन करके और देन फाइंड आउट कर देनी। तो ये तो वही ट्रेडिशनल कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट की तरह का ही कोई ना कोई प्रॉब्लम था। अब एक और थोड़ा सा, ये भी आपके नोट्सों में ये अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। A football stadium has 4 floodlight towers. कोई फुटबॉल स्टेडियम है
और वहां पर कोई फ्लड लाइट टावर्स बने हुए हैं, टावर्स हैं और उन टावर्स के ऊपर जो है वो फ्लड लाइट्स वगैरह जो है वो लगी हुई है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइट फेलुअर, कि वो फ्लड लाइट की लाइट बंद हो जाएगी, लाइट फेलुअर ऑफ ईच टावर इज 0.11, कि जी वो लाइट फेलुअर जो है उसकी जो लाइट है वो नहीं चलेगी, फेल हो जाएगी। कहता ऐसा होने का चांस है 11%। 11% चांस है कि जो फ्लड लाइट टावर लगे हुए हैं उसमें किसी टावर, ईच है ना, किसी एक टावर की फेल होने का चांस बताया गया जी। 11% चांस है कि चलते चलते वो फ्लड लाइट जब बंद हो, आपने क्रिकेट मैच में भी देखा होगा, कभी अचानक फ्लड लाइट जो है वो बंद हो जाती हैं फॉर सम टेक्निकल फॉल्ट। तो कहता जी 11% चांस है कि कोई फ्लड लाइट टावर जो है वो फेल हो जाएगा, यानी कि चलते चलते बंद हो जाएगा। एंड दैट द टावर फेल्स इंडिपेंडेंटली, यानी कि इस तरह से नहीं है कि अगर एक टावर की लाइट ऑफ हुई है, एक टावर अगर बंद हुआ है तो आप कहें जी सारे टावर बंद हो जाएंगे, क्योंकि शायद वो वही बात सीरियल में लगे हुए, तो ऐसा नहीं है। कहता है एक टावर अगर बंद भी हो जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जी क्योंकि पहला टावर जो है वो बंद हो गया है तो इसलिए अगले दो टावर भी जो है वो जरूर शायद बंद होने चाहिए, तो ऐसा नहीं है। टावर इंडिपेंडेंटली जो है वो बंद हो रहे हैं। और देन फिर आगे उसने कुछ प्रोबेबिलिटी, अब यहां उसने कहीं नहीं कहा कि आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी कैसे, वो अब हमने डिसाइड करना है। ठीक, अब आप सोचें सबसे पहले कि टावर फेल होगा या नहीं होगा, दो ही तो पॉसिबल है, या टावर चलता रहेगा या टावर फेल हो जाएगा। तो जो टोटल रिजल्ट्स हैं, एक टावर की आउटकम्स कह लें, एक टावर अगर आप उसको ऑब्जर्व करें तो या वो टावर फेल हो जाएगा या वो टावर जो है वो नॉट फेल होगा, चलता रहेगा, फ्यूज हो जाएगा या नॉट फ्यूज होगा। अब यहां पर जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो हमारे लिए है फेल टावर्स को आइडेंटिफाई करना। तो इसका मतलब है कि जो सक्सेस कैटेगरी है वो फेल वाली है। टावर अगर फेल हो जाता है तो वो तो हमारी इंटरेस्ट तो इसमें है, बात हम इंटरेस्ट की कर रहे थे ना कि जी सक्सेस कैटेगरी किसको कहना है। चले दो तो पता चल गई है, या टावर फेल होगा या टावर फेल नहीं होगा। सक्सेस किसे कहना है, ये प्रोबेबिलिटी की स्टेटमेंट में देखा करें कि आपको किसकी प्रोबेबिलिटी उसने कैलकुलेट करने के लिए कहा। उसने कुछ कितने टावर फेल हो गए हैं वो लहदा बात है, तो कुछ फेल टावर की उसने बात की है। तो सबसे पहले इसका मतलब हमारी जो इंटरेस्ट है वो है नंबर ऑफ टावर्स फेल्स में। तो देखें एक्स जो कि आपका इंटरेस्ट है वो है नंबर ऑफ टावर फेल। दो चीजें हमें चाहिए होती हैं, टोटल कितने टावर ऑब्जर्व कर रहे हैं, 4, एन ट्रायल कह दें, 4 टावर, 4 कॉइन फ्लिप करना थे, इस दफा 4 टावर को ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग। और एक अब जो सक्सेस, चूंकि टावर फेल सक्सेस कहलाएगी, तो यहां पर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टावर फेल लिखनी है, वो दी हुई है उसने। अगर ये ना दी हुई हो तो ये तो प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं हो सकता ना। तो एन और पी जो कि बाइनोमियल के पैरामीटर्स कहलाते हैं, जरूर उनकी कैलकुलेशन जो है वो मेंशन की गई होगी। और ये भी हमें पता है कि 1 में से पी को माइनस करेंगे तो 0.89 आ जाएगा। 89% चांस है कि वो टावर चलते रहेंगे, 11% चांस है कि वो टावर फेल हो जाएंगे। उसके बाद जरूर लिख लिया करें कि कम से कम कितने टावर फेल हो सकते हैं, हो सकता है 0 टावर फेल हो जाए। भी मैच हुआ है, मैं मुझे मैच में कितने टावर यार बंद हुए थे, 0 टावर बंद हुआ था, कोई भी टावर नहीं था, सारे चलते रहे थे। हो सकता है आप कहें जी मैच के दौरान 1 टावर बंद हो गया था, मैच के दौरान 2 बंद हो गए थे, 3 बंद हो गए थे, और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या जी चारों की चारों भी तो है। हमने तो मैक्सिमम लिख लेना है, फिर देखना है अपने प्रॉब्लम में देखना है अब हमें क्या चाहिए। यहां लिखा हुआ है नो टावर फेल, इसका तो मतलब है 1 टावर फेल, इसका मतलब है 2 टावर, 3 टावर फेल, 4 टावर। इस स्टेटमेंट का मतलब है नो टावर फेल। 0 टावर अगर फेल होगा तब हम कहेंगे कि नो टावर फेल, अगर 0 फेल होगा तो हम इसकी प्रोबेबिलिटीज फार्मूले में उसी तरह से रख देंगे। 0 टावर फेल फार्मूला हमें पता है NCX P पावर X Q पावर N माइनस X, N 4 है, X 0 है, 0 टावर फेल की हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, नो टावर फेल।
p की पावर 0 और q की पावर n माइनस एक्स। अच्छा, एक और चीज नोट करें, टोटल 4 टावर्स हैं। अगर उनमें 0 टावर फेल हो गया तो इसका मतलब चारों के चारों चलते रहे हैं ना, ऐसा ही है ना। 0.11 ये फेल होने की प्रोबेबिलिटी है। 0 टावर फेल है तो देखें उसके ऊपर, उस प्रोबेबिलिटी के ऊपर उतना नंबर आ रहा है। 0.89 ये गुड टावर्स हैं। अगर 4 टावर हैं, 0 टावर फेल है तो देखें गुड की प्रोबेबिलिटी भी आ रही है और उसके ऊपर उसका नंबर आ रहा है। 4 टावर्स है, 0 टावर फेल है तो इसका मतलब 4 के 4 टावर चल रहे हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी थी 0.11 फेल होने की और 0.89 चलते रहने की। फॉर्मूले में थोड़ी सी एक डंटी बता रहा हूं कि 0.11 की पावर 0 भी आएगी और 0.89 की पावर 4 भी आएगी। ये देखिए यहां पर आ रही है। तो इससे मुराद ये थोड़ा सा चेक हो जाएगा कि जी 4 पूरे हो गए हैं, 0 टावर फेल तो फेल के ऊपर फेल का नंबर आ गया और नॉट फेल के ऊपर नॉट फेल का नंबर आपने कहा हाँ जी 4 पूरे हो गए। एंड देन इसे आप कैलकुलेट करके और इसकी वैल्यू जो है वो पट करते हैं। आप इस पूरी एक्सप्रेशन को एक ही दफा लिख सकते हैं, यानी कि 4c0 मल्टीप्लाई 0.11 पावर 0 मल्टीप्लाई 0.89 पावर 4। इसको कैलकुलेट नहीं करना क्योंकि यहाँ तो एक्स है ही नहीं, यहाँ तो आपने वैल्यू सारी पुट की हुई है। जस्ट इक्वल साइन प्रेस करेंगे तो उसने कैलकुलेट करके आपको रिक्वायर्ड आंसर जो है वो प्रोवाइड करना है। सेकंड पार्ट है मोर देन 2 टावर फेल। कहते हैं 2 से ज्यादा, फिर 2 तो नहीं उसमें शामिल, मोर देन 2 टावर्स फेल, 2 से ज्यादा टावर जो हैं वो फेल हो जाएंगे। अब मोर देन 2 में कौन कौन आएगा, 3 और 4। हाँ, अब आप इसको सम की जरूरत पड़ेगी। ये आपने कैलकुलेटर में अगर एग्जैक्टली लिखना है तो इस तरह से, ये आपने खुद ये नोट्सों में ये चीजें दी गई हैं, नोट्सों में मैंने सेपरेट सेपरेट किया हुआ है, लेकिन कम से कम आपने ये नंबर जो है वो जरूर मैच कर लें और कोशिश करें। मैं वीडियो मेरा ख्याल है कि वो सेंड करके दूंगा एक दफा फिर, तो देन आप इसको सारी की सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो कर सकते। थर्ड वन है एटलीस्ट 1 टावर फेल, कम से कम एक टावर, कम से कम एक टावर जरूर फेल हो। 1 2 3 4। अब चूंकि हम कैलकुलेटर की मदद से कर रहे हैं, अदरवाइज तो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट ज्यादा आसान रहना था, लेकिन चूंकि हम कैलकुलेटर की मदद से कर रहे हैं तो हमने कौन सा मैनुअल कैलकुलेशन करनी है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को ले लूं तो मैं उसे कह दूंगा भाई तुम 1 से 4 तक मुझे कैलकुलेट कर दो। देखिए 1 से 4, बाकी सारी एक्सप्रेशन मैंने उसी तरह से लिखी हुई है एंड देन यू विल गेट आंसर। तो जरूर इस ऑप्शन को अटेम्प्ट करें, इसलिए कि ये एग्जाम में आपका बहुत सारा टाइम सेव कर देगी। अदरवाइज आपको हर कैलकुलेशन अलग-अलग से करनी पड़ेगी और जरा आप ने किसी जगह पर कोई थोड़ी डिस्टर्बेंस की तो हो सकता है वो कैलकुलेशन आप वैसे ही इसको जो है वो रॉन्ग कर दें। तो इसलिए आपने ये जो समेशन वाली है, और आगे भी मैंने बाकी आगे भी जो प्रोबेबिलिटीज है उसमें भी मैंने बार बार यूज करना है। तो ये थोड़ी सी क्योंकि आपके लिए एक नई नई एक की है, शायद थोड़ा सा आप मिस्टेक कर रहे हो और आप माशाल्लाह सारे अगर कंप्यूटर यूजर हो, मोबाइल यूजर हो, तो ये तो आपको इशू नहीं ना आना चाहिए कि ये बटन कैसे या ये की कैसे प्रेस करनी है। तो लिटिल बिट आप एक्सरसाइज करेंगे तो देन ये आ जाएगा। एग्जाम में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, वो आपको एक डेटा दे दिया, वो कहता है इसकी प्रोबेबिलिटी, मैंने चूंकि आपको एक्सप्लेन करना है तो 3-3 4-4 5-5 पार्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ। मे भी एग्जाम में ऐसा सिर्फ एक ही आए या दो पार्ट आ जाए, लेकिन बहाल ऐसे ही है। देखें कहीं मेंशन नहीं है कि आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी कैसे, वो आपने डिसाइड करना है। अच्छा जी ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसकी 2 ही आउटकम दी जा रही हैं, तो फौरन आप डिसाइड कर लें ये बाइनोमियल से ही सॉल्व होगा और फिर इसके बाद इसके बगैर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता जब तक आपको इसके प्रॉपर पैरामीटर्स जो हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। इसके बाद तक आप ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। जी वलीद, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है मुझसे? नहीं आपसे आ रही।
जी वलीद, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है? क्या हो रहा है? जी उमर अब्दुल्ला, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है? सर ये सर मेरी एक कैलकुलेशन में नहीं सही आ रही। आप बताएं फिर मैं क्या मतलब कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो बिल्कुल जो इस बायना वक्त वो ब्लाइंडली बैठा हुआ हूँ। तो मैंने तो आपको बच्चे 2 दफा बोर्ड पर भी एक्सप्लेन कर दिया है, और फिर मैं यही कर सकता हूँ सर कि अब थोड़ा सा वेट वो मेरे करेंगे। नेट का मसला आ गया था सर। अच्छा चलें, मैं सर मैं मुझे बस ये बता दें कि ये बता दें मुझे कि जैसे ये 0.11 को ये जो CN और ये C4 और 0 है, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है इनसे कि किसी को डिवाइड भी करना है? 4C0 को सर ये 4 और 0 है, इसको 0.11 और जी 0.89 की पावर से मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई। ना। ये देखना एक्सप्रेशन लिखी हुई है, एक्सप्रेशन लिखी हुई है कि 4C0, यानी कि जो जो एक्सप्रेशन आपके पास इस वक्त आ रही है, ये की आपने प्रेस करनी है। कैसे? 4 प्रेस करें, शिफ्ट डिवीजन प्रेस करे, सी लिखा आ जाएगा, 0 प्रेस कर दे तो ये बन जाएगा 4C0। मल्टीप्लाई का सिंबल प्रेस करना है आपने, 0.11 पावर सिंबल प्रेस करेंगे, ये पावर में चला जाएगा, पावर 0। फिर कर्सर को आप लेकर आए, देन 0.89 कर्सर को फिर पावर में ले जाएं, और पावर में जाके 0.4 लिख के इक्वल प्रेस कर देंगे तो ये आंसर आ थैंक यू सर। एक और रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। जी सर असल में आपने रिग्रेशन का टेस्ट लेना है सैटरडे को, जी जी तो उसकी एक दो क्वेश्चन में ना आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन में जो जी आपने दिए हुए हैं ठीक है। उसमें सर प्रॉब्लम है, क्या आप वो काइंडली सॉल्व करवा जी देंगे टेस्ट जी से पहले? कल 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 जो है, आप जब हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे तो जिसने मुझे कोई भी, ये यस नहीं कि सर। आपके लिए, एनी वन कैन आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग द रिग्रेशन इधर फ्रॉम माई बुक और फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। लेकिन काइंडली ये ना कीजिएगा कि आप कहें जी सारा क्वेश्चन बैंक जो है वो आप कर दें, इस तरह से ना बच्चे मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल हाँ ना कल सर। की क्लास में जो दरअसल भी एक दो में आपको प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आएगा, यू मे आस्क, कि आप उससे पहले जो है वो पूछेंगे मुझसे, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और टेस्ट जो है, मैं थोड़ा सा आपको और भी, आपने मुझे सैटरडे का वर्ड बोला है, एक्चुअली आपकी क्लास की रिक्वेस्ट थी कि हम शायद सैटरडे को ऑफ है तो हम बैठ के अपना प्रॉपरली टेस्ट जो है वो प्रिपेयर करेंगे, एंड देन संडे को है। तो टेस्ट आपका संडे को है, नॉट ऑन सैटरडे। टेस्ट जो है वो आपका संडे को होगा। संडे की टाइमिंग अब मुझे थोड़ा सा वो क्या बात है कि मेरी आपने छुट्टी खराब करनी है, मैं तो बड़ी देर तक सोया रहता हूँ। तो चलें, आपकी खातर वो भी सेक्रीफाइस करेंगे। तो मैं बहरहाल संडे की टाइमिंग जो है वो आपको बता दूंगा कि संडे को होपफुली थोड़ा लेट ही करेंगे, मे बी एट 11 और 12, ताकि आप सो के उठ जाएं। ठीक है ना? मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं भी सो के उठ जाऊं। अच्छा जी, हाँ जी। और अरसलान, आपने Sir, हैंड रेस किया हुआ है? sir, I have a question, sir. जी Sir, I read in a book, sir, X is also known as R. Sir, in which manner, sir, we write, sir, R instead of X, sir? okay. In calculators it's both true, either we can write NCX or NCR, one are the same thing, no difference. चूंकि ये basically this combination is from the mathematical function, and in mathematical routine we usually write R, but in statistics we write a variable with X, so that's why I'm using the notation X here. But both are true, either we can write X, but in statistics we usually write X for the variables, and generally in mathematics we write R. So that's mean no difference, both are true, either we can write X or we can write R, but in statistics we usually write X, that's why I'm writing using the X here. Okay, sir. हाँ, आप कुछ भी लिख सकते हो, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कंप्यूटर में देखें, Okay, आपको sir. वो कैलकुलेट करके देगा, वो इशू नहीं है, वो कैलकुलेट करके देगा जी। तो अच्छा जी, ये क्वेश्चन जो है
ये आपने मुझे थोड़ा सा अटेम्प्ट करके देना है, देखते हैं आप में से कैसे आप पहचानेंगे। चले पहले तो आपने ये पहचानना है कि जी देखें जी, हमें यहाँ से पता चला है कि ये बाइनोमियल से प्रॉब्लम जो है वो होगा। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं। अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन का कोई टेस्ट हो रहा है। एंड टू पास द टेस्ट a student has to answer at least 4 questions correctly। 6 टेस्ट में प्रॉब्लम है और स्टूडेंट को पास होने के लिए कम से कम 4 सही आंसर देगा, यानी कि 4 दे दे आंसर, 5 दे दे, 6 दे दे, तो वो टेस्ट क्लियर कर जाएगा। ईच क्वेश्चन हैज 4 पॉसिबल आंसर, यानी कि ये एमसीक्यूज है, ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट। 4 पॉसिबल ऑप्शंस है, ए बी सी डी एमसीक्यूज टेस्ट है, और जाहिर है कि उसमें वो कहता जी एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 6 क्वेश्चन है, पास होने के लिए कम से कम 4 के आंसर सही होने चाहिए। हर क्वेश्चन की 4 ऑप्शन है जिनमें से एक ऑप्शन ठीक है। इफ अ स्टूडेंट गेसेस ऑन ईच क्वेश्चन, उसने पढ़ा ही नहीं है, वो कहता जी मुझे क्या पता, मैं तो बस ऐसे उठ के बैठ गया हूँ। कहता हर क्वेश्चन उसने तुक्के से सॉल्व करना है, पता ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, गैस ही करना है। किसी को वो ए लगा देगा, किसी को बी लगा देगा, कहता तुक्के लगाने हैं उसने। If a student guesses on each question, what is the probability that the student will pass the test? कहता है क्या चांस है कि इवन देन अगर वो हर क्वेश्चन को तुक्का भी लगा रहा है तो क्या चांस है कि वो टेस्ट क्लियर कर जाएगा। और याद रखे, टेस्ट क्लियर करने के लिए कम से कम 4 तुक्के आप समझ लें, 4 क्वेश्चन उसके सही होने चाहिए और क्वेश्चन 6। ठीक है, चलें जी, अब आपने इसको खुद गेस करने की कोशिश करनी है कि जी क्यों ये बाइनोमियल से होगा। और अगर आप लोग डिसाइड कर लें कि हाँ जी ये बाइनोमियल से होगा, तो फिर ये 3 चीजें जरूर आपने मेंशन करनी है कि व्हाट शुड बी एक्स, एन और पी। चलें शाबाश, करें इसको अटेम्प्ट, देखें आप पहचानते हैं इसको कि नहीं। कि मैं तो 20 क्वेश्चन कहूंगा ना, मैं कर दूंगा, ठीक है ना। आपकी थोड़ी सी, आपको भी अब मैंने साथ लेना है कि आप भी देखें कि हाँ जी हम पहचानना, यस हम इस पोजीशन पर आ गए हैं कि हम क्वेश्चन को जो है वो पहचान सकते हैं कि हाँ जी ये बाइनोमियल से ही ये प्रॉब्लम जो है वो किया जा सकता है। जी, जो ये आपने एक तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना जी, हमने कहाँ से पहचाना है या बाइनोमियल का क्वेश्चन है। और दूसरा आंसर आपने ये मुझे देना है कि जी आपने x किसे लिखा हुआ, क्योंकि ये अगर आप सही लिखेंगे ना, x क्या है, n क्या है, p क्या है, यही 3 चीजें मुझे चाहिए ना ट्रूली क्वेश्चन से, तो फिर हम गेस कर सकते हैं कि हाँ वाकई ये क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएगा। तो पहला तो आंसर यही आपको देना है, कहाँ से आपने ये इस चीज को पहचानना है। This question is of binomial. We should solve this question by using the binomial. जी अस्सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें सर ये मतलब इसकी सर 2 पॉसिबल आउटकम है, यहाँ तो सर वो उसका आंसर ठीक हो सकता है, यहाँ से सर गलत हो सकता है। बिल्कुल एक तो सही सर है। इसकी निशानी ये होगी सर, ये निशानी है इसकी। एक मिनट मैं एक्सप्लेन कर दूं। चूंकि आपने जब भी देखना है, आपने सिंगल ट्रायल की तरफ देखना है ना, सिंगल ट्रायल। अब यहाँ सिंगल ट्रायल से मुराद है एक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट अटेम्प्ट कर रहा है, तो या उसका क्वेश्चन वो सही होगा या गलत होगा। तो बस यही से आपको गैस हो जाना है कि ओके जी ठीक हो गया, हमने बाइनोमियल से करना। ओके चलें, ये एक टारगेट तो आपका कंप्लीट हो गया कि आपने इसको सही गैस कर लिया है कि जी 6 क्वेश्चन है, सिंगल ट्रायल का मतलब एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन की 2 ही पॉसिबल आउटकम बनती है, इधर वो क्वेश्चन सही होगा या गलत होगा। ठीक हो गया। अब जरा आ जाए एक्स किसे लिखना है। सर दूसरी इसकी निशानी ये भी है कि सर ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि सर मतलब ये नहीं हो सकता कि मतलब हमने पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो ठीक हुआ है और उसकी वजह से इसका इम्पैक्ट कोई दूसरे क्वेश्चन पर पड़े सर। नहीं, इस वजह बात से भी हम आपकी ठीक है, लेकिन फर्ज करें एक डाइस आप थ्रो कर रहे हो, एक लूडो का दाना आप फेंक रहे हो। सर इसका x इक्वल टू 6 हो, सॉरी सर x इक्वल टू 4 होगा, n नहीं इक्वल टू नहीं 6 होगा। नहीं, x नहीं, x स्टेटमेंट होगी। x जी सर। मस्ट बी अ स्टेटमेंट, जैसे मैं लिखता था नंबर ऑफ ऐसे करके, x मस्ट बी अ स्टेटमेंट। कोई और गैस करे जी, x क्या होना चाहिए। अब उसने जो पास फेल होना है
पास जो होना है वो करेक्ट आंसर्स की बेस पर होना है ना, तो x होना जी। चाहिए नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। जैसे उसमें था नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ टावर फेल, नंबर, ये बात ध्यान में रख लें कि x स्टार्ट इस वर्ड नंबर से होना है, डिस्क्रिप्टिवली आना है, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, ये x है। अब देखते हैं कितने करेक्ट आंसर होंगे तो उसका जो है वो सही हो जाएगा। लेकिन बहरहाल ये जो है ये नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स के साथ जो है वो आप लिखेंगे। अब बात आ गई n ट्रायल्स, कितने ट्रायल्स हैं, कितने क्वेश्चन हैं, 6, तो ये तो आ गया 6। अब आ गई बात p की। p क्या होती है, जहां पर वर्ड नंबर होता है वहां वर्ड प्रोबेबिलिटी कर दीजिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, किसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर ऑफ सिंगल क्वेश्चन, सिंगल ट्रायल है ना, सिंगल क्वेश्चन, तो ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर ऑफ अ सिंगल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के करेक्ट होने का क्या चांस है, कितनी ऑप्शन है, टोटल 4, कितनी ठीक है, 1, तो फिर करेक्ट होने का क्या चांस है, 25%, 1/4। और यहीं से आपको क्यू का गैस हो जाएगा कि जी उसके तुक्का लगा के अगर उसने काम करना है, एक क्वेश्चन के सही होने का चांस 1/4, वो बेसिक फार्मूला ना प्रोबेबिलिटी का कि जी 4 टोटल ऑप्शन है, एक सही है तो 1/4 जो है उसके करेक्ट होने का चांस जो है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक, तो x को मैंने लिख दिया नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन, n लिख दिया 6 और p लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ अ करेक्ट क्वेश्चन। क्योंकि 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है, तो फिर करेक्ट होने का चांस जो है, हर क्वेश्चन के करेक्ट होने का चांस जो है वो 25% बनता है, यानी कि 1/4, और हर क्वेश्चन के ट्रू गलत होने का चांस जो है वो 0.75 है। ये तो चले हमने पहला काम किया, हमने बाइनोमियल को पहचाना, और दूसरा काम आपने ये करना है कि ये 3 चीजें आपने आइडेंटिफाई करनी, ठीक है ना। ये हमेशा नंबर से वर्ड स्टार्ट होगा, और ये वर्ड जो है वो नंबर की बजाय सिर्फ आप प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, बाकी देखें वही चीजें जो है वो चल रही होंगी। अब जरा बात आ गई कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टूडेंट जो है वो पास हो। ये मैंने लिखा है, हो सकता है 6 में से उसका कोई भी आंसर सही ना हो सकता है 6 में से एक आंसर सही हो, और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि 6 में से 6 ही आंसर उसके जो है वो सही हो सकते हैं। अब हमने फाइंड करना है कि पास होने का क्या चांस है। ऊपर क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि पास वो उस वक्त होगा जब उसके कम से कम 4 आंसर्स, 4 क्वेश्चन ठीक होंगे। इसका मतलब है उसके 4 क्वेश्चन ठीक हो जाएं, या उसके 5 ठीक हो जाएं, या उसके 6 के 6 ठीक हो जाएं, तो वो पास जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि जी पास होने के लिए उसके क्वेश्चन या 4 ठीक होने चाहिए, या 5 ठीक होने चाहिए, और 6, तीनों सूरतों में, या ना। अब ये देखिए ना, अगर आप कहेंगे जी 4 क्वेश्चन ठीक हो गए तो पास हो गया, तो इसका मतलब आप कह देंगे अच्छा जी उसके तो 5 ठीक थे, तो आपने तो कहा था 4 वाला पास है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ऊपर भी बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, एटलीस्ट 4, कम से कम 4 ठीक होंगे तो वो पास होगा। 5 अगर हो जाए पास है, 6 अगर हो जाए तो पास है। और अब आप उसी फार्मूले को अडॉप्ट करेंगे, 4 से लेके 6 तक खुद ही उसने सारा करना है, आपने सिर्फ x लिखना है फार्मूले में, ठीक है। और ये ब्रैकेट जरूर लगाइए, वो मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि कैलकुलेटर पर अगर आप काम करेंगे उसमें तो ब्रैकेट खुद ही लगाई हुई होगी है। बस आपका काम सिर्फ ये होगा कि आपने x को चूंकि वेरी करना है, कभी 4 रखना है, फिर एक दफा 5 भी रखना है, एक दफा 6 भी रखना है, तो 3 दफा आपने x को वेरी करना है। मैनुअली करेंगे ना तो आपको लहदा ये 3 दफा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस तरह से मेंशन कर देते हैं तो सिंपली वो x की वैल्यू को 3, 4, 5 पुट करके एंड देन उसकी जो वैल्यू जो है वो डिटरमिन कर सकेगा। ठीक है जी, मेरा ख्याल यहाँ तक क्लास का टाइमिंग भी हो गई है। तो कल इंशाल्लाह एक तो आप ये समेशन वाला कर लीजिएगा, स्टिल कोई इशू आ रहा है,
तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे और कल फिर जो रिग्रेशन के अगर आपको कोई भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो आप वो भी मेरे साथ पहले डिस्कस कर लेंगे एंड देन उसके बाद फिर हम और टेस्ट मैंने आपको बता दिया है कि टेस्ट जो है वो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे वो एक्चुअली मैंने संडे को वो जो टेस्ट है वो आपका कर दिया था। तो टेस्ट जो होगा वो अब आपका संडे को। ठीक है जी, चलें जी, अल्लाह हाफिज़ आज के लिए।